गुड इवनिंग 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो ग्रेविटेशन के थर्ड लेक्चर के साथ हम लोग आज ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर को रिलेटेड। न्यूमेरिकल सब लोग देखो और थोड़े से उसके कैलकुलेशन टफ हैं, ध्यान से देखो कि कैसे मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन लिखो। महेंद्र and Virat are sitting at a distance of 1 meter from each other. Their masses are 75 kg and 80 kg respectively. What is gravitational force between them? हो गया? ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने पढ़ाया था कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एक दूसरे के पास या कहीं पर भी रहे, दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बस कम और ज़्यादा। तो यहाँ पर दो पर्सन, महेंद्र और विराट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। एक का वजन कितना है, 75 kg, और दूसरे का वजन कितना है, 80 kg। हमें देखना है इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके लिए तुम लोगों को जी का वैल्यू दे दिया, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो चलो सम को पूरा करते हैं। ध्यान दो, हमें क्या फॉर्मूला पता है, F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसमें m1 मतलब पकड़ लेते, चलो मास ऑफ महेंद्र पकड़ लेते हैं, m2 मास ऑफ विराट पकड़ लेते हैं, ठीक है, और r डिस्टेंस बिटवीन देम पकड़ लेते हैं। राइट कि नहीं? तो पुट करते हैं, देखो F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। जी का वैल्यू क्या लिया था, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 75 80 बाई 1 स्क्वायर। करेक्ट है? तो देखो अभी मैं कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, ये 6.67 है, इसको मैं पूरे नंबर में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि इजी हो जाए सम कैलकुलेट करना। ठीक है, नहीं तो अगर तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है तो मत करो, सीधा नंबर को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो देखो क्या कर सकते हैं, ध्यान देना सब लोग। पहले 75 और 80 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 75 इंटू 80, 0 0 बराबर 0 4 7 7 49 7 56 60। क्या बना, 6000 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 बाई 1 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 1। समझा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। करेक्ट है? चलो 6000 को ऐसा लिख सकता हूँ, 6 इंटू 1000 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 लिख सकता हूँ ना? करेक्ट है?
अब इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर को 1 को नीचे से गायब कर दिया, 10 क्यूब इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 करेक्ट है। अब देखो 6 इंटू 6.67 इंटू ये 3 और -11 कैलकुलेट हो जाएगा, बन जाएगा क्या, -8 बराबर 11 + 3 और -11। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। देखो पॉइंट के बारे में नहीं सोचूंगा, सीधा मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 667 इंटू 6, पॉइंट के बारे में मत सोचो, 6 7 जार 42, 6 जार 36 40 4002। अब 2 के बाद पॉइंट था, राइट साइड से 2 पॉइंट डाल, 40.02 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में कोई भी आंसर 0 से लेके 10 के बीच में होता है, कहाँ से लेके कहाँ तक, 10 के बीच में, ठीक है। तो मैं ये पॉइंट 40 है, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करूँगा, और जितना मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करूँगा, जितना घर इसमें लेफ्ट में शिफ्ट करूँगा तो 1 ऐड करते जाऊँगा, और राइट में शिफ्ट करूँगा तो 1 सब्ट्रैक्ट करते जाऊँगा, ठीक है। तो मैं अब लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ, 4.002 इंटू 10⁻⁻8 + 1, समझा क्या क्या, लेफ्ट में शिफ्ट किया। देखो मैं लिख के देता हूँ, तुम लोग चाहो तो नोट कर लो, लेफ्ट में शिफ्ट किया, लेफ्ट मतलब प्लस और राइट मतलब करूँगा माइनस, जितना घर, एक घर शिफ्ट किया इसलिए +1 किया, ठीक है। तो 4.002 इंटू -8 + 1 इज -7, ये रहा मेरा फाइनल ग्रेविटेशनल फोर्स का आंसर, और फोर्स हमेशा न्यूटन में रहता है। क्लियर, कैलकुलेशन होपफुली सबको क्लियर हो गया, ठीक है। चल अभी हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम लोग सिर्फ मैं वैल्यूज़ दूंगा और तुम लोग उसका कैलकुलेशन करके मुझे होमवर्क में भेजोगे, ठीक है। डिस्टेंस आर का वैल्यू 1 मीटर ही रहने दो, महेंद्र का वजन बदल दो, महेंद्र का वजन कर दो 60 kg और विराट का वजन कर दो 75 kg, ठीक है। और कैलकुलेट करो फोर्स, समझ में आया, ठीक है। सेम पूरा कैलकुलेशन तुम लोग करके दिखाओगे, ठीक है। तो चल अब हम लोग कुछ एक टॉपिक कवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। क्या कवर करेंगे, अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो ये हमारा समझो अर्थ है, ठीक है। अब इस अर्थ के साथ सामने यहाँ पर सन है और यहाँ पर मून, ठीक है। ध्यान दो, मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट। जब अर्थ का ये वाला साइड मून की तरफ फेस करता है तब यहाँ पर जनरेट होता है हाई टाइड, और अर्थ का ये वाले साइड में लो टाइड। अर्थ घूम भी रहा है ऐसे गोल गोल, जब ये वाला हिस्सा इधर आएगा तब इधर आ जाएगा हाई टाइड और उल्टे साइड चला जाएगा लो टाइड, ठीक है। और तुम लोग ने हाई टाइड और लो टाइड के बारे में ज्योग्राफी में तो पढ़ा ही होगा, हाई टाइड और लो टाइड क्या होता है, ठीक है। अब हम
इसी फोर्स के मदद से एक चीज बढ़ती है। समझो यहाँ पर एक नीचे ग्राउंड पे एक लड़का खड़ा है। अचानक उसको एक मन किया कि एक मैं पत्थर उठाता हूँ और ऊपर फेंकता हूँ। ठीक है, तो पर्टिकुलर हाइट तक ये पत्थर जाता रहेगा, राइट। जाते जाते एक जगह जाके रुक जाएगा। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वो रुक जाता है, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, और फिर से पत्थर नीचे आना शुरू होता है कि नहीं? ये किस वजह से नीचे आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से। और ये किस वजह से ऊपर जा रहा है? हमारे फोर्स की वजह से। ठीक है, अब ध्यान दो, जब मैंने यहां पर फोर्स लगाया तो इसके अंदर मैंने इनडायरेक्टली एक तरीके का एक्सेलरेशन लगाया। ठीक है, जो ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे कटती जा रही है। मतलब समझ लो, मैंने यहां पर बहुत फोर्स लगाया, 50 न्यूटन स्टार्टिंग। जैसे जैसे ग्रेविटी के ऊपर जाता रहेगा तो पहले 49, फिर 48, 47, 46, ऐसा करते करते नीचे नीचे जाते रहेगा। और अचानक से ऊपर जब 0 पहुंच गया तब ये रुक गया। ठीक है, फिर अब ये पत्थर यहां से ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। ठीक है, एंड दिस ग्रेविटी जिस वजह से ऊपर से वो नीचे आ रहा है इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ये वाला क्या था? एक्सीलरेशन ड्यू टू ये इस इंसान की वजह से, फेंकने वाला ये, नीचे लाने वाला ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया ना? क्योंकि उसको नीचे लाने का काम कौन कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा हूँ हवा पे जाके, या मैं हम लोग फेंकने के बाद हवा में चले जाते क्या, आसमान में चले जाते क्या लाने के लिए? नहीं ना, ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है। तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको हमने रिप्रेजेंट करना शुरू किया स्मॉल जी के साथ। किस वैल्यू के साथ? स्मॉल जी के वैल्यू के साथ। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ठीक है, सोचो एक पत्थर 2 kg का, एक पत्थर 1 kg का, और एक फेदर ठीक है 0.0001 ग्राम ऊपर से गिर रहे हैं ग्राउंड पे। कौन सा वाला पहला गिरेगा? ये ग्राउंड है सपोज। ठीक है, तो पहला कौन सा गिरेगा? क्वेश्चन मार्क। तो सबके मन में ये आएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये लास्ट, थर्ड। करेक्ट? क्यों? क्योंकि इसका वजन ज़्यादा है, इसका वजन इसके बाद इसका वजन। लेकिन मैं बताता हूँ क्या है कंडीशन। ठीक है, एक्चुअली तुम लोगों ने सही सोचा, ये पहला गिरेगा, ये दूसरा गिरेगा, ये तीसरा गिरेगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, अगर चीज़ों का सरफेस मतलब जो सतह वो सेम रहे, ठीक है ना, तो वो सेम ताकत से नीचे गिरेगा। ये उसी ताकत से नीचे आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? एयर जो है ये इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से फेदर को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है नीचे आने के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्टोन दोनों एक ही टाइम पर नीचे आएंगे, दोनों का सतह सेम है। ठीक है, अब फेदर का सतह भी ज़्यादा है, बड़ा भी है, ऐसा लंबा भी है, और यहाँ पर नीचे से एयर भी लग रहा है। इट इज़ वेरी मच लाइटर
दैट्स वाई इट इज टेकिंग टाइम। लेकिन तीनों जन एक ही स्पीड से नीचे आएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो स्पीड है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या लिखा? सेकेंड स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पत्थर भी इसी स्पीड से आएगा, ये वाला पत्थर। ठीक है, पत्थर भी उसी स्पीड से, स्टोन, फिर फेदर भी उसी स्पीड से। ठीक है, और मैं भी गिरूंगा तो इसी स्पीड से गिरूंगा। दैट इज कॉल्ड एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये न्यूटन ने ये सब कुछ निकाल लिया। ठीक है, कि वो पेड़ पे लगा हुआ जो फल था, ठीक है, वो किस वजह से गिरा, अभी हमें क्रिएट हो गया, पता चल गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरा। उसकी स्पीड कितनी थी वो भी पता चल गया। ठीक है, ये उसको पता चल गया सब कुछ। अब न्यूटन के दिमाग में नई बात आई। ठीक है, उसके दिमाग में नया इंस्टेंट क्रिएट किया। अब उसने सोचा कि मैं अर्थ के अलग अलग कोने में जाऊंगा तो क्या ये फल के गिरने की स्पीड सेम रहेगी। ठीक है, न्यूटन के दिमाग में क्या बात आया, देख रहे हो क्या बोला मैंने? जब ये फल पेड़ से, अगर यहाँ पेड़ है, अमेरिका में जो पेड़ है, और यहाँ पर जो फल गिरा, क्या इंडिया में भी यही केस होने वाला है? क्या ऑस्ट्रेलिया में भी यही केस होने वाला है? ठीक है, न्यूटन के दिमाग में ये आया। ठीक है, अब ये मतलब उसके दिमाग में ये पॉइंट आया। अब थोड़े दिनों बाद, दूसरे दिन, सेकेंड डे, न्यूटन के दिमाग में एक और बात आया। अगर मैं अर्थ की खुदाई करूं और मैं अंदर चले जाऊं, क्या तभी भी ये फोर्स वैसे ही रहने वाला है, अर्थ की खुदाई करके जमीन के अंदर? और तीसरे दिन एक और पॉइंट आया कि अगर मैं आकाश में चले जाऊं और वहां से फल गिरेगा तो क्या ये स्पीड वही रहने वाला है क्या? ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेरिएशन इन जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 3 पॉइंट पर अलोंग सरफेस ऑफ अर्थ, बराबर जो उसके दिमाग में पहले दिन आया, ये वाला। दूसरा अलोंग हाइट, जो इसके दिमाग में तीसरे दिन आया, अलोंग डेप्थ, गहराई में बाद में। ठीक है, तो ये 3 केसेस उसके दिमाग में आ गया। तो फिलहाल उसके हाथ में एक ही था, G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली नीचे खींचा चला आता है, ऊपर फेंको नीचे आ जाएगा। फिलहाल वो इतना था। अब वो क्या किया, अब वो डिस्कवरी शुरू किया, इन्वेंशन शुरू किया। तो पहला उसने क्या किया, ऑफ कोर्स जानने के लिए क्या करेगा, पहला वाला कंडीशन जानने के लिए क्या करेगा वो बताओ। तो वो फर्स्ट वन हम लोग पूरा करते हैं। देखो, चेंज
तो चेंज अलोंग सरफेस ऑफ अर्थ देखो, अब ये है क्या? तो न्यूटन ने सोचा कि क्यों ना अर्थ के आजू बाजू में घुमा जाए। तो हमारा अर्थ कैसा है? ओवल शेप का है, बराबर। और इसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और यहाँ पे क्या बोलते हैं? पोल। इधर भी इक्वेटर, ठीक है। तो जब न्यूटन घूमना चालू किया, हर जगह घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सब जगह ना उसको वैल्यू थोड़ा थोड़ा डिफर करने मिला। मतलब कहीं पर 9.8132, कहीं पर 9.8, छोटा छोटा डिफरेंस मिलने लगा, ठीक है ना। कहीं पर कुछ ना कुछ। सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस उसको मिला यहाँ पर 9.8 का परफेक्ट वैल्यू आया, एकदम ऊपर बहुत ज़्यादा आया। और यहाँ पर इक्वेटर में, ठीक है ना, इक्वेटर में वैल्यू अचानक चेंज हो गया। और इक्वेटर में वैल्यू उसको मिला 9.7, यहाँ पे 9.8। जब पोल के पास कोई देश हो तो उसको 9.8, कोई इक्वेटर के पास देश हो तो उसका 9.7, ऐसे करके। तो उसने सोचा ऐसा क्यों? पोल पे 9.8, इक्वेटर में 9.7। अर्थ तो वैसे ही है, ओवल, अलग अलग जगह पर घूमते हुए सरफेस ऑफ अर्थ पे, है कि नहीं? तो जो भी देश पोल के पास है वहाँ पे 9.8, जो भी देश इक्वेटर के पास है उनका 9.7 ऐसे में आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? तो उसने क्या किया, घर पे आके इस अर्थ के ऊपर, थोड़ा मेरा हाथ इधर उधर हो रहा है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। वापिस बनाता हूँ मैं, ठीक है। बहुत मुश्किल से बना रहा हूँ डायग्राम, समझ लो आलू जैसा बन गया है, ठीक है। तो देखो, तो उसने सेंटर से डायग्राम ड्रॉ करना शुरू किया, इक्वेटर के पास और पोल के पास। इक्वेटर के पास, और उसको मिला कि क्योंकि अर्थ का सरफेस इस तरफ बल्ज है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, बल्ज है, बाहर निकला हुआ है, तो रेडियस ज़्यादा है, रेडियस जो है वो ज़्यादा है। और पोल पे रेडियस कम है, ठीक है। तो इससे उसे क्या मिला? रेडियस कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। रेडियस ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। और यही न्यूटन ने बोला था ना, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा तो क्या हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। जब दोनों पास हो जाएंगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा होगा, दूर चले गए तो कम हो जाएगा। और यही वहाँ पर हुआ। क्लियर? तो समझा? तो न्यूटन सरफेस वाला थियरी प्रूव करने में कामयाब है, ठीक है ना। तो चलो इसका नोट्स लिखते हैं, ठीक है। लिखो, वेरिएशन इन जी along surface of earth। लिखो, the earth bulges at equator and is flat at poles। Second point, its radius is largest at equator
and smallest at poles. The value of G is highest at poles, that is 9.832. हम लोग सॉल्व करने के टाइम 9.8 ही लेंगे. एंड लोएस्ट at equator, that is 9.78 meter per second square. क्लियर, समझ में आया? तो अब दूसरा टॉपिक चेंज विथ हाइट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. बाकी रहे, ठीक है. चलो, बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ एट होम.